हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान और इसका अध्याय नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। लेसन नंबर 1 जो है हम कंप्लीट करा चुके हैं, उसकी रीडिंग भी हो चुकी है, आपको समझाया भी जा चुका है और उसका जो राइटिंग का कार्य है वो भी पूरा हो चुका है। तो स्टार्ट करते हैं हम अध्याय नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको राष्ट्रवाद की डेफिनेशन कि राष्ट्रवाद क्या होता है। देखिए, राष्ट्रवाद उसे कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी एक राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना का उत्पन्न होना पाया जाता है, जहाँ पर ये क्या होता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। या कह दिया जाए कि अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम भावना या त्याग भावना होना राष्ट्रवाद कहलाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेसन को। राष्ट्रवाद की भाषा परिवर्तन की भाषा है। देखिए, जो राष्ट्रवाद है ये परिवर्तन की भाषा होती है। इसमें एक समाज की इच्छा निहित होती है। ऐसे समाज के निर्माण के लिए औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समाप्त करने की अनिवार्यता होती है। लोक राष्ट्रवाद ऐसी ही इच्छाओं और अनिवार्यता की अभिव्यक्ति है। इसका प्रभाव नागरिकों में अपने बारे में सोच विचार परिवर्तन से हुआ। जैसे कि हम जो है 17वीं और 18वीं सदी की जब बात करते हैं कि यूरोप में उस वक्त जो है क्या चल रहा था, क्या परिवर्तन हुए और वहाँ के नागरिक जो है परिवर्तन किस लिए चाहते थे, वे व्यक्ति कौन थे, उनकी पहचान क्या थी, उनकी भाषा क्या थी, तो उन्होंने किस बदलाव के लिए कार्य किए हैं। तो ये सब जो है हम यूरोप के अंदर 17वीं और 18वीं सदी के बारे में पढ़ चुके हैं। देखिए, ये जो राष्ट्रवाद है ये अधिकतर देशों में इस नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण करना एक लंबी प्रक्रिया में हुआ। इस प्रक्रिया के बारे में हम इस लेसन के अंदर अध्ययन करेंगे। हमारे देश भारत में यह चेतना या आभाव किस प्रकार उत्पन्न हुआ। भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना वैधता और दूसरे उपनिवेशों की तरह उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गंभीर रूप से जुड़ी हुई है। औपनिवेशिक शासकों के विरुद्ध संघर्ष के समय नागरिक आपसी एकता को पहचानने लगे थे। दमन तथा उत्पीड़न के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे के साथ बांध दिया था। जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासक था हिंदुस्तान के अंदर, तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो उत्पीड़न और दमन किया जा रहा था यहाँ के लोगों पर, तो उस उत्पीड़न और दमन के जो भाव था उसने यहाँ के लोगों को, यहाँ के नागरिकों को एक सूत्र में बांध दिए थे या एक होने का अभाव करा दिया था। परंतु प्रत्येक वर्ग या समूह पर उपनिवेशवाद का प्रभाव एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव भी अलग थे और स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। देखिए, ये जो अंग्रेज़ लोग थे, जो औपनिवेशिक शासक जो थे, उनका जो है प्रत्येक नागरिक के लिए, भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए उनका जो व्यवहार था वो समान नहीं था। उनका जो व्यवहार होता था वो भिन्न भिन्न समूह के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार होता था। कांग्रेस ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक समूह को इकट्ठा करके एक विशाल आंदोलन शुरू किया, परंतु एकता में टकराव के बिंदु भी निहित थे जो बाद में चलकर सामने आए। देखिए, यहाँ भारतीय लोग जो है स्वतंत्रता की मांग तो कर रहे थे, लेकिन उनके कुछ बिंदु ऐसे थे, ऐसे पॉइंट थे कि जो उनके अंदर भी आगे चल करके
टकराव का कारण बने। आप कक्षा 8 की पुस्तक में आरंभिक का राष्ट्रवाद के विषय में पढ़ चुके हैं और आप जो है इस पुस्तक में जो है आप पढ़ेंगे वर्ष 1920 के बाद जो भारतीय लोगों में राष्ट्रीय चेतना के विषय में जो है इस लेसन में अध्ययन कराया जाएगा। सन 1920 के बाद का काल जो समय था वो भारतीय इतिहास में गांधी युग के नाम से भी उसे जानते हैं। देखिए, हम बात करते हैं वर्ष 1920 के बाद की, तो उसके बाद का जो समय था, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉर्पोरेशन। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति का राष्ट्रीय आंदोलन सन 1919 के बाद के वर्षों में नए क्षेत्रों में फैल गया था। देखिए, ये जो भारत के स्वतंत्रता वाली जो बात थी वो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में फैल चुकी थी, जिस कारण भारत के अंदर नए नए सामाजिक समूह और नए नए संघर्ष की नीतियाँ, प्रणालियाँ ये बनने लगी थी। तो इस समय जो है क्या हो रहा था भारत के अंदर और भारत पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, अंग्रेज़ों पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, इस लेसन में आज हम इस हेडिंग में ये अध्ययन करेंगे। भारत का प्रथम विश्व युद्ध से कोई सीधा संबंध नहीं था। देखिए, अगर हम बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध की, तो भारत का उससे कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन था। फिर भी इस युद्ध ने एक नई आर्थिक तथा राजनीतिक परिस्थितियाँ यहाँ उत्पन्न कर दी थी। भारत का तो प्रथम विश्व युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी यहाँ पर जो अंग्रेज़ी शासन था, इस कारण यहाँ पर जो है राजनीतिक और आर्थिक जो स्थिति थी यहाँ की, उसको प्रभावित किया था। यहाँ पर अंग्रेज़ी शासकों ने रक्षा व्यय में बढ़ोतरी कर दी। इस खर्चे की भरपाई के लिए, इस खर्चे को पूरा करने के लिए अंग्रेज़ी शासन ने भारतीयों के ऊपर नए नए कर लगा दिए। जो उनके पुराने टैक्स होते थे उनको बढ़ा दिया गया, सीमा शुल्क को बढ़ा दिया, आयकर शुल्क को बढ़ा दिया। युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, उस दौरान भारत की वस्तुओं पर जो है बहुत ज़्यादा जो है कीमतें बढ़ रही थी। अगर हम बात करते हैं वर्ष 1913 से वर्ष 1918 के बीच, तो इस दौरान जो है सभी जो वस्तुएं थी उनकी कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जिसके कारण आम नागरिकों की परेशानियां बढ़ रही थी। और अंग्रेज़ी शासन जो था, अंग्रेज़ी जो शासक था, वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वहाँ के नौजवानों को पकड़ करके ज़बरदस्ती सिपाही में भर्ती कर रहे थे, जिस कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ जो है एक गुस्सा जो है फूटा हुआ था। वर्ष 1918, 1919 और 1920 और 21 में देश में बहुत से क्षेत्रों में फसल नष्ट हो गई थी। एक तरफ तो विश्व युद्ध चल रहा था, हर एक वस्तु पर कीमतें बढ़ा दी गई थी, टैक्स बढ़ा दिए गए थे, और जो है यहाँ पर जो है कुछ प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारत की कुछ क्षेत्रों की फसलें जो है खराब हो गई थी, जिस कारण भारत के अंदर जो है खाद्य पदार्थों में जो है बहुत ज़्यादा जो है कमी हो गई। और उसी दौरान 1920-21 के दौरान ही यहाँ पर जो है फ्लू की बीमारी फैल चुकी थी। 1921 की जनगणना के अनुसार, अगर हम बात करते हैं सन 1921 की, तो
महामारी के कारण जो है भारत के लगभग 120 से 130 लाख लोग जो है फ्लू की बीमारी में मारे जा चुके थे। फिर भी यहाँ के लोगों को, यहाँ के नागरिकों को ये उम्मीद थी कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होगा, युद्ध समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद जो है हमारी यानी कि भारतीय वासियों की जो है परेशानियाँ जो हैं वे कम हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो है ऐसा नहीं हुआ और सभी चीज़ें जो है स्थिर बनी रहीं।